नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप IBN 7 पर इस वक्त देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम। शुरुआत करेंगे और आज हम बात करने वाले इस मुद्दे पर खास तौर पर एक ऐसे मुद्दे की जो बीते 24 घंटों से आप कहें लगातार सुर्खियों में है। जी हां, पहले सरकार के ऊपर आरोप लगाया साहित्यकारों ने कि सरकार के इस माहौल में इस वक्त समाज में असहिष्णुता, इनटॉलरेंस बढ़ रही है। साहित्यकारों के बाद फिल्मकार कल सामने आए। बहुत से फिल्मकारों ने अपने अवार्ड्स लौटाने की बात की और अब एक बड़े वैज्ञानिक भार्गव साहब भी पद्म भूषण को लौटाने की बात कर रहे हैं। तो सरकार के खिलाफ लगातार इंटेलिजेंशिया जो है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। लेखक, साहित्यकार और अब वैज्ञानिक। क्या वाकई में देश में ऐसा माहौल है कि असहिष्णुता बढ़ती जा रही है? इस देश इस बहाने से इस बात को बढ़ाया जा रहा है कि ये माहौल असहिष्णुता का हो गया है। इसी मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। इस वक्त मेरे साथ अनुपम खेर, जाने माने फिल्म एक्टर, हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम खेर साहब, शुक्रिया। मैं लगातार आपके ट्वीट्स देख रहा हूं और वो ट्वीट्स सीधे तौर पर जो लोगों ने बीते 24 घंटों में अपने फिल्मकार जो है, जो आपके कलीग्स हैं, अपने अवार्ड्स लौटाए हैं, उनको आप अवार्ड वापसी गैंग के नाम से हैशटैग बनाकर ट्वीट कर रहे हैं। क्यों नाराज हैं आप उनसे? वो कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, हमारे पास यही एक तरीका है कि हम सरकार का ध्यान अपनी ओर खींच सकें। अनुपम खेर, क्यों उनसे नाराज हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं। वो सरकार से नाराज हैं। उनका उन्होंने एक प्लेटफॉर्म चुना है बात करने के लिए। मुझे भी पूरा हक है, मौलिक अधिकार है कि जो वो बोल रहे हैं उस पर टिप्पणी करने का। तो नाराज तो किसी से नहीं है। वो नाराज हैं सरकार से। वो सोच रहे हैं कि बहुत ही इनटॉलरेंस बढ़ गया है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मैं भी उसी देश का नागरिक हूं जिस देश के वो लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुस्तान में ऐसा महसूस नहीं करते। तो शायद मैं उस वर्ग को रिप्रेजेंट करता हूं जो इस वर्ग को महसूस, जो ये वर्ग कह रहा है वो महसूस नहीं करता है। आप एक टेलीविजन चैनल के बहुत मंझे हुए एंकर हैं। आप रोज ये न्यूज, कोई भी न्यूज दिखाते हैं। क्या आपको सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नजर आया है? क्या आपको कोई एक उनकी तरफ से सरकार की कब से एक मेमोरेंडम आया है कि आप ये न्यूज मत दिखाइए, ये न्यूज दिखाइए? आपको अगर ऐसा लगा है तो फिर जरूर सरकार कुछ कर रही है, फिर जरूर इनटॉलरेंस हो रहा है। मगर हमारे देश में जितनी बेबाकी से न्यूज दिखाई जाती है, ऐसी कोई भी न्यूज नहीं दिखाई जाती है। तो कहीं भी किसी भी देश में नहीं दिखाई जाती। तो क्या आप ये कह रहे हैं? अगर न्यूज चैनल्स को ऐसा नहीं लग रहा है और अगर बहुत सारे ऐसे 99% कलाकारों को ऐसा नहीं लग रहा है, 1% कलाकारों को ऐसा लग रहा है, तो मुझे उनके इस प्रतिक्रिया पर मुझे शक व शुबा होता है। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। आनंद पटवर्धन, दिवाकर बनर्जी, परेश कामदार, निशिता जैन, सबको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला किसी ना किसी कैटेगरी में, जो अब अपने अपने अवार्ड लौटाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने बहुत प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल सिनेमा बनाया, आप लोगों की भाषा में जो कहा जाता है। आपको लगता नहीं है कि इन लोगों की आवाज को भी जगह मिलनी चाहिए, भले ही 1%? मेरी भाषा में ऐसा नहीं है। मेरी भाषा नहीं है। इनमें से बहुत सारे लोगों ने एजेंडा नहीं, इनमें आप शायद गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आप अपने हिसाब से सही हो सकते हैं। इन्होंने वो फिल्में वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो इनको स्पॉन्सर की गई हैं, जो इनको फाइनेंस की गई हैं। वो इन्होंने सिर्फ सिवाय दिवाकर बनर्जी के, जिनके शुरू के काम की मैं बहुत इज्जत करता हूं। उनकी पहली फिल्म में मैंने मेन रोल किया था, घोंसला का घोंसला। और उनको मैं जितना जानता हूं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। बाकी लोगों के एजेंडा थे। बाकी लोगों ने गुजरात दंगों पे डॉक्यूमेंट्री बनाई, बाकी लोगों ने हेराम करके बनाए, बाकी लोगों ने, तो उनको मैं नहीं समझता कि प्रोडक्टिव और जिस तरह का सिनेमा बनाया। तो जब आप एजेंडा कहते हैं तो क्या ये बट उसके बावजूद ये वही लोग हैं जिन्होंने एक मिनट नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे प्ले का टाइटल है, मगर नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की ये वापस कर रहे हैं, ये तो पहले भी ऐसे ही थे। इनमें से 90% लोगों ने तो साइन किया था पिटीशन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट मत दीजिए, इनको नहीं बनना चाहिए। इन्होंने पिछले 15 साल में 20 साल से सिवाय इस बात के और कुछ किया ही नहीं, अपना प्रोपोगंडा लेकर घूम रहे हैं। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने एक पिटीशन साइन किया था जिसपे लिखा गया था
कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए, वो बन गए और पूरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से बन गए। तो वो बन गए तो अब उनको अब आगे क्या परेशानी। तो आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये अब जो भी काम कर रहे हैं, अगर उनके काम के लिए सरकार इनको राष्ट्रीय पुरस्कार देंगी तो ये नहीं लेंगे। क्या ऐसा ये कहना चाह रहे हैं? क्या ऐसा कहना चाह रहे हैं कि इसके बाद जो दूसरी सरकार आएगी तब जो काम करेंगे तब उनको नेशनल पुरस्कार मिलेगा, तब राम राज्य आ जाएगा हमारे देश में, तब ये पुरस्कार लेंगे? या तब जो ये पुरस्कार अभी लौटा रहे हैं वो वापस ले लेंगे? क्या आज से पहले 15-14 महीने से पहले कोई देश में ऐसी कोई गतिविधि ही नहीं हुई है? क्या इमरजेंसी के दौर से हम नहीं गुजरे? तो क्या 1984 के राइट से हम नहीं गुजरे? क्या हम कश्मीर जेनोसाइड से नहीं गुजरे? तो क्या हम मुजफ्फरनगर से नहीं गुजरे? तो क्या इसका सारी चीजें इनको अभी याद आ रही हैं? तो इसका मतलब ये लोग कांग्रेस और लेफ्ट के इशारे पर काम कर रहे हैं, बीजेपी के विरोधी हैं। और ऐसा भी नहीं है कि फिल्मों में, ऐसा भी नहीं कि ऐसा भी नहीं कि फिल्मों में हम, ऐसा भी नहीं है कि फिल्मों में हमको वही बनाने को बोला जा रहा है कि आप यही बनाइए, आप इस तरह की बात करिए। कोई नहीं बोल रहा है। 99% लोग फिल्में बना रहे हैं, खुश हैं। आज इस देश के 3 महान जो सुपरस्टार्स हैं वो उनको बिल्कुल एहसास नहीं रहा। वो सारे खान हैं और सारे हिंदू लोग, जो इस तरह के लोग। तो ये एजेंडा है, ये सरकार को और प्राइम मिनिस्टर को एम्बैरस करने का एक तरीका है। अनुपम जी, आपको लगता उनके नहीं पहले कि जो तरीके लोग में कामयाब नहीं हुए, साथ हैं, तो सरकार बन गई, लोगों ने वोट दिया परिवार उनको। से जुड़े हुए हैं, वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं बीते कुछ दिनों में, उन पर रोक नहीं लग पा रही है। हर रोज कुछ न एक नई कंट्रोवर्सी हो जाती है। कल दिल्ली में केरल भवन में जो हुआ, जनरल वीके सिंह के बयान को लेकर विपक्ष ने रोक लगनी चाहिए। साक्षी महाराज जैसे लोग, आदित्यनाथ जैसे लोग, आपको लगता नहीं कि इस वजह से नरेंद्र मोदी की कंट्रोवर्सी हो रही है? नरेंद्र मोदी फंस रहे कंट्रोवर्सी। बिल्कुल गलत बात है। जो कुछ किस्म, जो सरकार के कुछ नहीं, आप देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमारे पास एक ही डाट बॉक्स में एक ही जगह रह गया जहां हम डाट फेंकते रहते हैं, और वो डाट है नरेंद्र मोदी जी का चेहरा। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ के लोगों ने जो बयानबाजी दी है वो अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी बयानबाजी है, बहुत ओछी है, बेवकूफाना है, और उसका नहीं दिया जाना चाहिए। पर वो तो मीडिया और बाकी अपोजिशन वाले उस पर बोल रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। क्या मतलब आज से पहले किसी मिनिस्टर ने दूसरी सरकारों में नहीं बोला? मुझे याद है जब दिग्विजय सिंह साहब ने एक अपनी ही कुलीग के बारे में तो बोला था, क्या टंच माल है। क्या कभी कब किसी साहित्यकार को या कब किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर को तकलीफ नहीं हुई कि इस तरह का एक पार्लियामेंट्री इस तरह की बात करता है? लालू प्रसाद यादव जी बोलते हैं कि हेमा मालिनी 70 साल की हो गई हैं, आप उनको बुला रहे हैं यहाँ पर, तब क्या इनकी अंदर का वो इंसान नहीं जागा? तो क्या पार्लियामेंट में पहले, आज से पहले जितने भी लोगों ने बयान दिए हैं, वो क्या सब सही बयान दिए? बट उनकी निंदा भी होनी चाहिए, इनकी भी निंदा होनी चाहिए। जो हम प्रेजेंट सरकार में जो लोग हैं, इनकी निंदा होनी चाहिए और इनको लगे हाथों लेना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी करके आप नुकसान कर रहे हैं, ना केवल अपना बल्कि देश का और बल्कि सरकार के लोगों का भी। जो लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, अगर इन पर कोई नरेंद्र मोदी को ले आना, बीजेपी ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी सरकार की तरफ से अगर इन लोगों को जबान बंद रखने को, मुंह बंद रखने को कहा जाए, आपको लगता नहीं कि ज्यादा मैसेज जाएगा? वो अपना आई एम श्योर वो दैट इज अ पॉलिटिकल पार्टीज डिसीजन। ऑफ कोर्स दे शुड डू एनीथिंग व्हाट दे डू। आई हैव नथिंग टू स्पीक अबाउट दैट। उनको करना चाहिए, बट मैं उनकी बात की निंदा करता हूं जो इस बीजेपी में या प्रेजेंट सरकार में जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, उनको आड़े हाथ लेना चाहिए। और मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोलें कि आज जो है हमारे देश में सहनशीलता जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चला गया है। क्या बात कर रहे हैं? आज जो हमारा देश पनप रहा है, जो आज जो देश हमारे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ रहा है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं होती है। मतलब आज उस तरह की फिल्में भी पास होती हैं और होनी भी चाहिए, बिकॉज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब हम मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं। आज इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो होना चाहिए। मगर ये जो सिलेक्टिव आउटरीच है, ये जो सिलेक्टिव सेंसिटिविटी है, ये जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स का जो एक सिलेक्टिव थॉट प्रोसेस है, वो थोड़ा आपत्तिजनक है। क्या करना चाहिए जो लोग विरोध कर रहे हैं? चाहता हूं, कल मैं सुन रहा था किसी आप बोलिए। जो विरोध करने का ढंग अलग होना चाहिए। अपमान, आप सरकार का अपमान नहीं कर रहे हैं सुमित जी, आप अपमान कर रहे हैं उस जूरी का जिसने आपको अवार्ड दिया है। आप अपमान कर रहे हैं उस चेयरमैन का जो उस जूरी का चेयरमैन था। आप अपमान कर रहे हैं उन हजारों लोगों का जिन्होंने आपकी फिल्म देखी, आपको सराहा है। आप उस अवार्ड को वापस कर रहे हैं।
तो इसका मतलब है, मैंने इसलिए आपसे कहा था कि अगर इनको इनके काम के लिए, अब दिवाकर बनर्जी ने एक फिल्म बनाई है लेटेस्ट कोई, अगर वो फिल्म अच्छी लगी और सरकार चुनने के लिए उसको उनको कहेगी यार इसको तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए, तो क्या सडनली दिवाकर बनर्जी कहेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आपकी सरकार तो बहुत ही जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हमारे अटैक कर रही है। पर लेकिन अनुपम जी, ये इस तरह की जो डबल स्टैंडर्ड की बातें हैं, मुझे लगता है आप इस बात को मैं याद दिलाना चाहूंगा 2004 का, जब आप सेंसर बोर्ड में हुआ करते थे, सरकार आई थी यूपीए की और आपको हटने को कहा गया था, आपको याद होगा वो। मैं माफी चाहता हूं अगर आपके जख्मों को कुरेद रहा हूं। इनमें से ही कुछ क्या इन लोगों ने तब आपके समर्थन में आवाज नहीं उठाई थी, इसलिए आपको मलाल है, गुस्सा है, अफसोस है? नहीं सर, मैं इतना छोटा आदमी नहीं हूं, मेरे लिए जिंदगी बहुत आगे बढ़ती है, मैं अपने अपने दम पे बनाऊं जो भी बना हूं। इनमें से ही कुछ लोग थे जो मिनिस्ट्री में गए थे और जिन्होंने एक खास मिनिस्टर से कहा था कि यार ये जो बंदा है ये आरएसएस का बंदा है, इसको निकाल देना चाहिए। बट मुझे उस बात का मलाल नहीं है, क्योंकि जब से मैंने 2004 से 2013-15 तक मैंने इतना काम किया है, इतनी सारी बातें हासिल की है, इतनी ज्यादा मैंने शौर्यता हासिल की है कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज एन एक्टर, मुझे लगता है कि कोई जी, आप आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, आप आरएसएस से जुड़े हैं, बीजेपी से जुड़े हैं, किरण खेर जी तो जुड़ी हैं, क्या आप भी जुड़े हैं ऑफिशियली? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जुड़ा हूं। अगर जुड़ा होता तो मैं डंके की चोट पे बोलता। लेकिन कोई बचाव नहीं है। अगर आपकी बीवी सुमित जी, आपकी बीवी अगर किसी एक पार्टी को, आपकी शादी हो गई है? बिल्कुल हो गई सर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जी हुई है ना? जी। अगर आप अपनी हर बीवी की हर बात तो मानते नहीं होंगे ना। अगर आप उनको इस बात की भी आजादी देते होंगे कि आप जो सोचती हैं वो सही सोचती हैं, मगर मुझे आपको उनके नक्शे कदम पर चलने की जरूरत नहीं है। पर कई लोग ये कह रहे हैं, जो तब से जब भी कोई देश में कोई जो बात होती है, बीजेपी के विरोधी हैं और जो अनुपम खेर को जानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अनुपम खेर जो थके हुए, से जुड़े हुए हैं, जो थके हुए लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, देखिए सर, अब उनको कोई ना कोई तो जामा पहनना पड़ेगा ना, उनको कोई ना कोई तो हथियार उठाना पड़ेगा। जब उनके पास मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं है, जब मैं उनसे बार बार ये पूछता हूं कि आज से पहले क्या कोई ऐसी बात देश में नहीं हुई है, आज तक क्या हम राम राज्य में रह रहे थे पिछले 67 सालों में, तो उनको अपने आप को शीशे में देखने के लिए एक जवाब चाहिए जी। तो उनको लगता है इसको बोल देते हैं यार ये तो आरएसएस का आदमी है, बीजेपी का आदमी है, डिफेंसिव हो जाएगा। मगर एक कहावत कहा करते थे मेरे दादाजी कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। तो ये कुछ भी बोल लें, अनुपम जी, जो सच नहीं। और अगर मुझे कल को आरएसएस ज्वाइन करना होगा, तो बीजेपी ज्वाइन करना होगा, तो मैं बैंड बाजे के साथ करूंगा। अनुपम जी, मैं क्यों डर के करूंगा? अनुपम जी, प्रजातंत्र, हम एक ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जहां हमें जो कुछ करना है उसकी पूरी छूट है। अनुपम जी, आप रहिए मेरे साथ। मैं कुछ दर्शकों के मेरे पास ट्वीट्स आ रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि कल दरअसल दिवाकर बनर्जी, आनंद पटवर्धन जैसे लोगों ने बोला क्या है। मैं वो साउंड बाइट सुनाता हूं और फिर आपका रिएक्शन लेता हूं। सबसे पहले हम सुनते हैं दिवाकर बनर्जी का रिएक्शन, जो बीती शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 12 फिल्मकारों ने अपने अवार्ड्स लौटाने की बात की है। दिवाकर बनर्जी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बड़े फिल्मकार के तौर पर देखे जाते हैं, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है, ब्योमकेश बख्शी जैसी, खोसला का घोसला जैसी, जिसमें खुद अनुपम खेर लीड रोल में थे। सुनते हैं क्या कहा दिवाकर बनर्जी ने सरकार के खिलाफ। I didn't do it to take lead, or I didn't do it to start a campaign. I did it because all 6 of us and all 12 of us together, who are from the film community, decided that it would be good to draw the attention of Indian citizens, Indian government, parents, students, teachers to this issue of how educational institutes today are vulnerable, and we must think a way of strengthening them in the right way. And we couldn't think of any better idea than return our humble national awards. आज हमारे देश में जो परिस्थिति है, इसमें लोग विरोध तो करेंगे। जिस तरह से इस सरकार का रवैया भी है, चुप्पी रखना, मौन रखना, अत्याचार होते हैं उसको होने देना और कुछ बोलना नहीं, या उसको कवर अप करने की कोशिश करना,
ये होता रहेगा तो लोग और भी बोलेंगे ना इसके खिलाफ, चुप क्यों रहेंगे? अनुपम जी, वही बात कि सरकार की तरफ से चुप्पी है, मौन है, सरकार कुछ बोल नहीं रही है और इसीलिए हम परेशान हैं, नाराज हैं और ये तरीका हमने अपनाया अपनी आवाज अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए। सर देखिए सुमित जी, अब ओपिनियंस दोनों तरह की होती है। इनको जो महसूस हो रहा है ये बोल रहे हैं, जो 99% लोगों को जो नहीं बोल रहे हैं वो उनको ये महसूस नहीं हो रहा। जहां तक दिवाकर साहब की बात है, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि घोंसला की जो हमारी प्रोड्यूसर थी, उनकी वजह से हमारी फिल्म की शूटिंग बहुत बार रुकती थी। तो दिवाकर बनर्जी अपना शोषण महसूस करते थे, मगर उन्होंने फिल्म बनानी नहीं छोड़ी, वो छोड़ देते फिल्म। मतलब मुझे याद है जब घोंसला की शूटिंग चल रही थी तो कभी प्रोड्यूसर की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से टैक्सी वालों को पैसे नहीं होते, तो टैक्सी वाले हमको गाड़ियां लेने नहीं आती थी। काफी लोगों का सामान निकालकर बाहर निकाल दिया था। तो इनको उनके खिलाफ आवाज निकालनी चाहिए थी, इनको छोड़ देना चाहिए था कि मैं ये फिल्म नहीं बनाऊंगा घोंसला की, मगर इन्होंने बनाई बिकॉज इनको लगता था कि मेरा काम इंपॉर्टेंट है। तो ये बातें करना कि अभी सरकार चुप है, सरकार के अच्छे कामों की बात करोगी तो पता लगेगा ना कि सरकार चुप नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? मैं एक चीज तो सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। तो दिवाकर बनर्जी शुड बी द लास्ट पर्सन टू टॉक अबाउट साइलेंस ऑफ द पीपल बिकॉज ही रिमेन्ड साइलेंट थ्रू आउट द मेकिंग ऑफ घोंसला when his producer was completely doing शोषण of his. ओके, ये तो खैर दिवाकर जवाब देंगे, मुझे नहीं पता किसके आपको बारे क्या में लगता है कि जो नहीं, मैं तो बता रहा हूं ना आपसे, मैं तो उस फिल्म में मेन रोल कर रहा था ना मैं। जी जी जी, तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ये जो बाकी के आपको क्या लगता है कि जब दिवाकर बनर्जी किसी प्रोड्यूसर के हाथ काम करते हैं, एंड इफ ही डज नॉट एग्री विद प्रोड्यूसर, डज ही लीव द फिल्म? अब प्रोटेस्ट करने के 50,000 तरीके हैं, 50,000। आपने ये तरीका क्यों चुना है कि जी मैं अपना अवार्ड वापस कर देता हूं? चलिए, ये क्या तरीका है? एक मतलब और तरफ मैं अपना अवार्ड वापस कर देता हूं। अनुपम जी, एक और तरफ क्या आपको अवार्ड के साथ जो शोहरत मिली है, क्या आपको अवार्ड के साथ जो शोहरत मिली है आप वो वापस कर रहे हो? क्या आपने अवार्ड के साथ जो अपना प्राइस बढ़ाया है, क्या आप वो वापस कर रहे हो? क्या आपको अवार्ड मिलने के बाद साथ जो आपके नाम के साथ जुड़ा गया कि नेशनल अवार्ड विनर, जो आपने बार बार अपने बायोडाटा में लिखा है, क्या वो वापस कर रहे हो? क्या उसकी जो इतनी कीमत आपने हासिल की है वो वापस कर रहे हो? क्या आपने करियर की शुरुआत आप जीरो से शुरुआत कर रहे हो? तो ये क्या मतलब बोलना कि मैं अपना अवार्ड वापस कर रहा हूं क्योंकि सरकार जो है वो चुप्पी साधी हुई है? किस मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है? एक दुखी परेशान आदमी को क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा मुद्दा है? लेट देम पिक अप वन मुद्दा। क्या करना चाहिए दिवाकर बनर्जी जैसे लोगों को सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, और क्या रास्ता? आपको क्या लगता है ये 12 लोग परेशान है? सबकी दुकान चल रही है श्रीमान जी, सुमित जी। इन 12 के 12 लोगों की दुकान अलग से चल रही है, ये भी दुकान खोल के बैठे हुए हैं। ये दुकान ही है कि मैं अपना अवार्ड वापस करता हूं ताकि जो आने वाली सरकार हो वो दूसरी सरकार हो, तो मुझे जो मैंने अपना यहां अवार्ड वापस किया है इसका आगे वाले 5 साल में मुझे शायद अगर ये सरकार ना आए तो मुझे फायदा मिले। इतना जो सर्वाइवर होता है ना वो आवाज जरूर उठाता है लेकिन अपने काम से उठाता है। लेट हिम मेक ए मूवी ना, लेट हिम मेक ए मूवी अबाउट द सिस्टम, लेट ऑल दिस पीपल गेट टुगेदर एंड मेक ए मूवी। दैट शुड बी द, वो होना चाहिए आपके परेशान करने वाली बात। अनुपम जी, गजेंद्र चौहान को लेकर भी आपसे सवाल इस देश में हुई नहीं? गजेंद्र जी को मैंने बहुत बोला था गजेंद्र चौहान, दैट वाज द रॉन्ग मूव ऑन पार्ट ऑफ बीजेपी। हाँ, गजेंद्र जी का मूव रॉन्ग था कि उनको नहीं चुनना चाहिए था। मुझे ये तो मैंने सबके सामने बोला था, मैंने इस बारे में कोई डिप्लोमेसी नहीं अप्लाई कि मैं आरएसएस का आदमी हूं या बीजेपी का आदमी हूं। मगर इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि चेयरमैन जो है उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पढ़ाई से नहीं होता है, उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट डे टू डे फंक्शन से नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि स्टूडेंट्स कुछ ऐसा करेंगे कि ठीक है उन्होंने अपना विरोध किया, उन्होंने हड़ताल की, सही बात थी, मगर कुछ देर बाद उनको क्लास में आ जाना चाहिए था। बिकॉज जब वो ट्रेनिंग करके बाहर निकलेंगे उनको मन पसंदीदा प्रोड्यूसर नहीं मिलेंगे, उनको पढ़े लिखे प्रोड्यूसर नहीं मिलेंगे जो सार्थर और फेलिनी के बारे में जानते होंगे। उनको हो सकता है एक आदमी जो बिल्डर है वो कहता है यार मैं पैसे दे सकता हूं मगर ये तुम्हारी शर्ट मुझे पसंद नहीं है, ये मत पहनो, तो पर पिक्चर बनाओ आप,
तो हम सब कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये स्कूल में रहकर पढ़ने आए हैं ना, तो वहां पढ़ना चाहिए। तो आप क्योंकि आप तो गजेंद्र चौहान उनको डायरेक्शन आप सिखा ये रहे हो, कह तो रहे मैं हैं कि समझता हूं यार आपको इस आदमी को हालात से direction सीख रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज करना भी आना चाहिए, या तो ये बोल जिद दिया, नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिंदगी में वैसा ही होता है सुमित बाबू, जिंदगी में वैसा ही होता है। जिंदगी में हालात से क्या ये अपने बच्चों को बोलेंगे भैया अगर तुम्हें कोई परेशानी होगी तो आप जो हैं छोड़ देना सब कुछ जो हासिल किया होगा? क्या इनके कार्यकाल के दौरान अगर इनके बेटे को दौड़ में प्रथम आए हैं या पढ़ाई में प्रथम आए हैं, क्या ये उसको बोल रहे हैं तुम वापस कर दो फर्स्ट आना, बिकॉज सरकार में बहुत अशांति है और देश में बहुत अशांति है? क्या ऐसा हो रहा है? नहीं करेंगे। सो लेट्स नॉट अप्लाई टू द रूल्स ऑफ टू द कंट्री विच वी डोंट अप्लाई एट होम। तो कुल सी बात है। कुल मिलाकर ये जो बाहर जाते थे, फिल्मकार हो, वैज्ञानिक हो, सॉरी, ये साहित्यकार हो, फिल्मकार हो या अब वैज्ञानिक भार्गव साहब हो, क्या मैं ये तो कहूंगा नहीं कि ये लोग सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जरूर होना चाहिए, सुर्खियां बहुत जरूर होना चाहिए था, लेकिन इनके पास रास्ता क्या है? अगर ये बीजेपी से या संघ परिवार की बातों से नाराज हैं तो ये क्या करते, कहां जाते, कैसे प्रोटेस्ट करते? क्योंकि 282 एमपीज हैं। कर रहे हैं जैसे हम कर्फ्यू, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम कर्फ्यू के इलाके में रह रहे हैं। सुमित बाबू, देश में कर्फ्यू नहीं लगा हुआ, देश में इमरजेंसी नहीं लगी हुई। और आज इनकी वजह से हम चर्चा तो याद कर है रहे हैं। आपको कि अपना किशोर कुमार को मना कर दिया था गाने के लिए? किशोर कुमार को 6 साल या 3 साल के लिए ऑल इंडिया रेडियो में गाने के लिए मना कर दिया था, इमरजेंसी में। हाँ। याद है आपको? जी। तो वो तो 3000 से ज्यादा सरदारों को मार दिया गया था 1984 राइट्स में, नरसंहार हुआ था। पता नहीं न जाने कितने कश्मीरी पंडितों को उठा के बाहर पटक दिया और उनकी माओं के साथ, उनकी बहनों के साथ बलात्कार और चीरहरण और सब कुछ हुआ था। मुजफ्फरनगर में क्या राइट्स हुए थे? क्या ये तब उनसे बदतर हालात हैं? लेकिन बिल्कुल अनुपम जी, बदतर हालात नहीं है। अगर आप हर चैनल पे, अपने 50,000 चैनल्स हैं हमारे, हर चैनल पे सरकार की बिना किसी बात के, सुनिए, सरकार की बिना किसी डर के आप बात करते हैं। आप लालू जी का या नीतीश जी का या किसी और भी नेता का मोदी जी के खिलाफ जो भी उसने बयान दिया था दिखाते हैं बेखौफ। क्या आपको पीएमओ से कभी ये मेमो आया कि सर आप मत दिखाइए? तो आप अगर देश आजाद में रह रहे हैं, आजाद देश में रह रहे हैं, अच्छे हालात में रह रहे हैं, तो ये लोग भी अच्छे हालात में रह रहे हैं। अनुपम जी, आप बहुत बेबाकी से बात कर रहे हैं। दो इश्यूज और छूना चाहूंगा, क्योंकि आपने पॉलिटिक्स को हाथ लगाया तो मैं भी रुके बगैर नहीं रह सकता हूं। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, बीजेपी और पीडीपी की सरकार जिस तरीके से चल रही है, आप कश्मीर से आते हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कश्मीरी पंडितों का जिक्र भी किया, क्या आपको लगता है इन परिस्थितियों में ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया? इन हाल के दिनों में बहुत तेजी से वैली में हमने आईएसआईएस के झंडे देखे हैं, ऑपोजिशन सवाल भी खड़े करता है कि बीजेपी पीडीपी मिलकर रोक नहीं पा रहे हैं। पहली बार देखे हैं, चीजों को बढ़ावा मिल रहा है। नहीं, पहली बार देखे हैं। नहीं, आपने क्या ये झंडे पहली बार देखे हैं? 1.5 साल से पहले जब कभी ये झंडे नजर नहीं आए आपको? क्या 1.5 साल पहले हमारे जवानों को मारा नहीं गया? ये सिर्फ पिछले 6 महीने, पिछले 1.5 साल से हो रहा है क्या आपके लिए? आईएसआईएस के ये तो 1990s में हुआ था, जब हर लाउड स्पीकर से आवाज आ रही थी कि देश बोलो ये हिंदुस्तान नहीं है पाकिस्तान है। जब हर लाउड स्पीकर से आवाज आ रही थी कि अपनी माओं को, औरतों को छोड़ जाओ, बाकी पंडितों को वापस जाओ। तो जो हो रहा है ठीक हो रहा है। लोगों के एजेंडा होते हैं ना, तो उनको पीछे भागना पड़ता है। जो आदमी सच बोलता है ना, सच को याद बोलने के लिए याद रखने की जरूरत नहीं होती है। या आईएसआई के झंडे आपने बात उठाई, क्या पहली बार दिखाई दिए हैं? क्या पहली बार प्रो पाकिस्तान प्रदर्शन हुआ है? क्या इससे पहले पथराव और ये सब हजारों चीजें नहीं हुई थी क्या? पहली बार हुआ है। अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ साहब पहली बार इनके पीडीपी और बीजेपी के साथ आने की वजह से आईएसआईएस के झंडे फहरा रहे हैं, तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, मैं कहूंगा हाँ आप सही कह रहे हैं। और हरियाणा में जो हो रहा है, मगर ऐसा नहीं हुआ है। हरियाणा में तो बीजेपी की ही सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री है, उसको तो आप मुझे या कर्नाटक से नहीं आप देखिए पहली बात तो सुमित जी, इसलिए पूछ रहा हूं, सुमित जी, पहली बात तो नाम मैं सरकार का, सुमित जी मैं सुनिए, मैं सरकार का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, ना ही मैं बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव हूं। ठीक है।
तो आप मुझे डिफेंसिव करने की कोशिश मत करिए कि आप इसके बारे में मैं पूछे आपकी और मैं राय सही जान रहा जवाब हूं, दूं मैं और आपकी इसके बारे राय- में सही जवाब मैं दूं। राय मेरे जान रहा जवाब हूं, गलत अनुपम भी जी, हो सकते हैं। मैं कोई मीडिया ट्रायल नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी राय जान रहा हूं हर मुद्दे पर। इसमें एक मुद्दा आपके- हरियाणा भी है, आप- हरियाणा आप में मेरी- दलितों की आप हत्या मेरी- हुई। आप इसलिए राय पूछ मेरी रहा क्यों नहीं जानना आप मेरी राय क्यों नहीं जानना चाह रहे? जब महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार थी तब क्या क्या हुआ? आप मेरी राय क्यों नहीं जानना चाह रहे कि लालू जी और नीतीश जी और बिहार में जो जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में मेरी राय क्यों नहीं हूं। जानना बिहार चाह पे रहे? बोला आपने, आप मेरी राय केरला में क्या हो रहा है उसके बारे में क्यों नहीं जानना चाह रहे? आप मेरी राय उन्हीं जगह के बारे में क्यों जानना चाह रहे हैं जहां बीजेपी आई हुई है? क्योंकि आप बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं अनुपम सर अभी तक, इसलिए सीधी सी बात है ना। हम इसलिए मैं पूछना मौलिक चाहूंगा हरियाणा को भी डिफेंड करेंगे आप? मैं बीजेपी खट्टर को साहब डिफेंड का- नहीं कर रहा हूं। खट्टर साहब का ये नहीं कहना है नहीं कि नहीं, मैं बीफ बीजेपी तो को खाना डिफेंड छोड़ना नहीं ही कर रहा पड़ेगा। हूं। ये आप देखिए, आप भी गलत हैं। नहीं 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 नहीं, आप मैं बीजेपी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं अपने देश को डिफेंड कर रहा हूं। और मेरे को पूरा हक है मेरे अपने देश को डिफेंड करने का। अगर कुछ लोग मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मेरे देश का नाम बदनाम करते हैं तो मुझे पूरा हक है कि मैं उसको डंके की चोट पर बोलूं कि ये लोग गलत हैं। तो प्लीज हरियाणा के बीजेपी बारे को में क्यों अपनी करूंगा राय मैं बताइए डिफेंड? ना। वो अपने उनके बहुत सारे लोग हैं डिफेंड करने के लिए। वो तो एब्सोल्युटली मेजॉरिटी में आए हैं। उनको क्या डिफेंड करने की जरूरत है? तो हरियाणा के बारे में डिफेंड अपनी उनको राय करने की बताइए जरूरत ना। है जो बेचारे नहीं आ पाए हैं। खट्टर साहब की सरकार के 1 साल हुए, वहां पे दलितों को क्या लेकर पूछा राजनीति आपने? हो सवाल रही क्या है। था? 2 सवाल, 2 मुद्दे हरियाणा से जुड़े हुए। दलितों की हत्या हुई, विपक्ष ने मुद्दा बनाया। खट्टर इसका साहब सवाल की- इसका मुझे मैं इसके बारे में जिस चीज के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। खट्टर साहब ने एक बोलिए, इंटरव्यू बोलिए। में कहा कि इस देश में रहना है तो आपको बीफ खाना तो छोड़ना होगा। इसको भी आप इंडोर्स करते हैं? देखिए, पहले अगर सिर्फ इन्हीं शब्दों में कहा है तो गलत कहा है। अब किस संदर्भ में कहा है ये मुझे पता नहीं, पर अगर आप जिस तरह से दो टूक तरीके से वाक्य में बोल रहे हैं तो गलत कहा है। और बीफ कंट्रोवर्सी को लेकर बिल्कुल जो गलत कुछ कहा है हुआ और उन्होंने शायद उसके मुजफ्फरनगर बारे में में हुआ, माफी भी मांग ली है। केरला भवन में जो कुछ हुआ, ये आप इसको ठीक बताएंगे? हिंदू सेना जैसे लोग सर उठा रहे हैं, अपना चेहरों पर काली पोती जा आप रही पशु है। प्रेमी हैं? आप पशु प्रेमी हैं सुमित जी? मैं तो सुमित जी, आप पशु प्रेमी हैं? अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो हाँ, लेकिन नहीं, सवाल आपसे मैंने पूछ रहा आपसे हूं, पूछा पशु है। प्रेमी हैं आप? बिल्कुल। है ना? सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। प्रशांत पुजारी के साथ जो हुआ उसके बारे में आपने कभी रोष प्रकट किया? बिल्कुल कि प्रशांत किया, पुजारी जो प्रोग्राम भी किया, दिखाया गायों की भी, रक्षा चर्चा करते भी थे की। या उनके बारे में वो एक्टिविस्ट थे, उनको मार दिया गया। जी। देखिए, हमारे देश में ना यही डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि टाइगर प्रिजर्वेशन, आप पशु को मैं बीफ के बारे में बात नहीं कर रहा, बिकॉज लोगों को हक होना चाहिए, वो जो खाना चाहते हैं उनको खाना देना चाहिए, कोई उसमें रोकथाम नहीं होनी चाहिए। मगर जहां तक ये पशुओं की बात है, अगर आपको टाइगर्स के बारे में बात करते हैं तो आप कहते हैं आप अरे यार आप पशु प्रेमी हैं। आप अगर डॉग्स के बारे में बात करते हैं या बाकी जानवरों की बात है आप पशु प्रेमी हैं। अगर आप गाय को मारने की बात करते हैं तो आप हिंदू कट्टरवादी हैं। क्यों भाई? आप तब भी पशु प्रेमी हो सकते हैं। तो बिल्कुल मैं किसी बैन के हक में नहीं हूं। बैन तो होनी नहीं चाहिए, हमारे जैसे देश में बैन नहीं होने चाहिए। लोगों को पूरी आजादी होनी चाहिए कि वो जो खाना चाहें वो खाने देना चाहिए, क्योंकि हम एक आजाद देश में रहते हैं। आप इक्का दुक्का लोग अगर इस तरह की बेवकूफाना स्टेटमेंट्स देते हैं तो गलत है। उनको पूरी तरह से वो करना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए और उनसे माफी मंगवानी चाहिए। मगर ये बोल देना कि ये इक्का दुक्का, ये चौका पंजा या 50 इस तरह की इंसिडेंट इकट्ठे कर लें और ये हो रहा है तो देश में एक बहुत ही खतरनाक तरीका से हम गुजर रहे हैं, मैं वो मानने को राजी नहीं है। क्या ये हो गया अनुपम जी, हिंदुस्तानी कि होने के नाते वो आवाज, मैं वो मानने वो को राजी विचारधारा, वो सोच जो पिछले 60-70 सालों से मुख्य धारा में नहीं आ पाई, जिसको संघ से जुड़ी हुई विचारधारा के तौर पर भी स्पेसिफिकली अगर कहा जाए, उसको आज मंच मिला है, जगह मिली है, तो वो अपनी बात कर रही है, अपनी बातें कह रही है। दूसरों को ये बात समझनी चाहिए जो 60 साल तक इस देश पे शासन करते पर क्यों नहीं आई है? मतलब इतने दिनों तक याददाश्त का चला जाना तो बहुत ही दुख की बात है सर, कि जिस चीज की याद आपको 67 साल में नहीं आई है उसकी सडनली याद आपको 1.5 साल में आ रही है। ये जो एक कोजी क्लब है ना, कोजी क्लब ल्यूटन्स दिल्ली का, उनको परेशानी हो रही है। ये जो सरकार के खर्चे पर बाहर जाते थे, ये सेमिनार अटेंड करते थे और बाहर जाके हिंदुस्तान की बुराई करते थे, आज थोड़ा कर रहे हैं।
मैंने कितने लोगों को बाहर, कितने ऐसे सूडो इंटेलेक्चुअल राइटर्स को बाहर जाके हिंदुस्तान की बुराई करते देखा है। कौन लोग हैं ये? हमने तो किसी बाहर के आदमी को यहाँ पर अपने देश की संगठन या बुराई पार्टी करते से नहीं जुड़े देखा। हैं ये लोग? हमारी फित्र, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप तो बेबाकी से बात मुझे करते क्या हैं। पता, ये आप पता करिए, आप पत्रकार हैं, आपका काम है पता करना। आपने एलिगेशन लगा दिया सर, नहीं इसलिए मैं सर, आपसे पूछ मैं बाकी से बात करता हूं, मगर आप मेरी बात को पूरे इंटरव्यू का पूरा इंटरव्यू का निचोड़ आप कुछ और रह जाएगा। आप एक नया प्रोग्राम चलाना शुरू कर देंगे नहीं 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 कि अनुपम खेर ने फलाने के बारे में बात की। सर, हम लाइव हैं आप सर। इंटरनेट पे चले जाइए ना, आप पढ़े लिखे हैं, आप इंटरनेट पे चले जाइए, वहां टाइप कर दीजिए कि हिंदुस्तान के खिलाफ कौन बात करता है। हमारे यहाँ के लोग हैं जिनको आप चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, अभी इलेक्शन से पहले चले जाइए, इलेक्शन से पहले कौन कौन लोग बाहर गए थे और कौन कौन लोगों ने बाहर जाके लोगों का, हमारे देश के खुद का अपमान किया था। सर मैं जिस शहर से आता हूं या मैं जिस गांव से आता हूं, शिमला से, बचपन से मुझे यही सिखाया गया था कि देश के बारे में कोई बात करे तो चाहे वो देश के अंदर का आदमी हो या देश के बाहर का आदमी हो, पूरा दू टूक जवाब देना सीखना चाहिए। बिकॉज समवेयर वी आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द पीपल हु आर गार्डिंग अस ऑन द फ्रंट्स। समवेयर वी आर अ ग्रेट नेशन, and I as an individual, I as a citizen of this country will not allow anybody to bring a black dot on my country. We will have our own problem, we will solve them. किस देश में प्रॉब्लम नहीं होती? इसी नोट पर एक पॉइंट और पूछूंगा। किस देश में इंजीनियर problem? रशीद ये साहब जो के बुद्धिजीवी चेहरे पर बने जो फिर रहे कालिक हैं, लगाई गई, ये आप उसको सेकंड करेंगे? मजा आ रहा है आपको आज मेरे से बात करने का? है सुमित जी, आपको भी दिल लग मजा गया आ आपका मेरे से बात आपको भी करते मजा आ करते? रहा है? ना, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, इंजीनियर- because बहुत कम लोगों में सुनने की शक्ति होती है, आप में सुनने की शक्ति है, इसलिए मजा आ रहा है। इंजीनियर रशीद साहब के चेहरे पर जो कालिक लगाई गई, आप उसको इंडोर्स करेंगे? ठीक किया उन लोगों ने? नहीं, इस तरह का कोई भी एक्ट, देखिए इस तरह का कोई भी एक्ट कोई भी सेन हिंदुस्तानी एंडोर्स नहीं कर सकता है। क्यों एंडोर्स करूंगा मैं? पागल कुत्ते ने थोड़ा काटा है मुझे कि मैं कहूंगा कि हाँ जी कालक पोती जानी चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी हूं यार, मैं स्कूल चलाता हूं यहाँ पर, मैं अपने बच्चों को अगर जो नहीं सिखाता मैं उसके बारे में कैसे सच बोलूंगा? मगर इंजीनियर रशीद साहब बहुत ही कभी कभी बेवकूफाना हरकतें करते हैं। उनको क्या जरूरत थी कि वो पार्टी देने की? क्या जरूरत थी उनको ये पार्टी देने की? अगर आप अनाउंस करके ये पार्टी दे रहे हैं तो इस तरह का किस्सा तो आपके साथ होगा, नहीं होना चाहिए। जी, आप सुधेंद्र कुलकर्णी जी की बात करते हैं, बहुत गलत हुआ उनके साथ, उनके चेहरे पर बिल्कुल कालक नहीं पोती जानी चाहिए थी। मगर अगर आप पाकिस्तान के मिनिस्टर की किताब का विमोचन डंके की चोट पर मुंबई में करना चाहते हैं और आपको उन तमाम हजारों लोगों की परिवारों के साथ कोई परेशानी नहीं है जिनके बच्चे, जिनके माँ बाप टेररिस्ट अटैक में मारे गए, क्या उन्होंने किसी भी परिवार वाले के पास जाके पूछा भाई मैं ये इनकी किताब का विमोचन कर रहा हूं, आई एम बीइंग इनसेंसिटिव बट इट्स ऑल राइट, इट्स माय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? दैट्स सैड, दैट्स रियली सैड सर। अनुपम जी, थैंक यू सो मच, खुलकर बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए, अपनी राय जाहिर करने के लिए। मैं जानता हूं कि इस इंटरव्यू के बाद अब जो दूसरे पक्ष के लोग हैं जिनके खिलाफ आपने बोला है वो जरूर रिएक्ट करेंगे और मैं फिर आपके ट्वीट्स टूट पड़ेंगे अरे टूट पड़ेंगे। मगर इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। एक शेर सुनाता हूं जाने से पहले। जी जरूर इरशाद। उम्र भर अपने ही गिरेबां से उलझने वाले, उम्र भर अपने ही गिरेबां से उलझने वाले, तू मुझे मेरे ही साए से डराता क्या है? क्या बात, कोई बात नहीं सर। थैंक यू सो मच अनुपम जी, थैंक यू सो मच खुलकर बात करने के लिए। अनुपम खेर, हिंदी फिल्मकारों, हिंदी फिल्मों के जाना माना चेहरा, आप देखिए परिचित चेहरा, परेशानी होगी खुलकर चेहरा नहीं होगी सर, जय पे नहीं होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अनुपम जी। अनुपम खेर, हिंदी फिल्मों का जाना माना चेहरा, चिर परिचित चेहरा, अपनी बात बेबाकी से रखता हुआ उन तमाम फिल्मकारों, साहित्यकारों और वैज्ञानिक की आलोचना करता हुआ जो आज भारत सरकार के खिलाफ एक तरीके से मुहिम छेड़े हुए हैं, असहनशीलता का आरोप लगा रहे हैं और समाज में घुटन जैसी बातें कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ से करारा जवाब देते हुए। अनुपम खेर के बारे में आपको बता दें, भले ही उनकी पत्नी किरण खेर भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, पर वो खुद बता रहे हैं कि वो जो कुछ बात कर रहे हैं वो बीजेपी से जुड़े होने की वजह से नहीं कर रहे हैं, ये उनकी अपनी राय है और इसलिए वो खुलकर जो उनको लगता है वो साफगोई से देश के सामने रख रहे हैं।
आज इस खास मुलाकात में इतना ही, लेकिन खबरें IBN 7 पर जारी हैं। नमस्कार।